नमस्कार विद्यार्थियों। इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चार्टर एक्ट 1813 को डिकोड करेंगे। एग्जाम्स के लिए इसे एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड स्टडी मॉड्यूल की तरह समझेंगे ताकि आपका क्विक और सॉलिड रिवीजन हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम एक क्रोनोलॉजिकल सफर पे चलेंगे। शुरुआत करेंगे उद्योगपतियों की दुविधा से, फिर ट्रेड मोनोपोली का टूटना, एजुकेशन और क्रिश्चियन मिशनरीज, हमारे भारतीय उद्योगों पर इसका असर, 1784 और 1813 के एक्ट्स का कंपैरिजन, और लास्ट में एग्जाम प्रेप और एसे टॉपिक्स। सेक्शन 1 द इंडस्ट्रियलिस्ट डिलेमा। अब देखिए, इस एक्ट के पीछे के असली ट्रिगर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और दुनिया को 19वीं सदी के एक ब्रिटिश उद्योगपति की नज़रों से देखना होगा। एक ऐसा नज़रिया जो बहुत प्रैक्टिकल था लेकिन साथ ही काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी था। ज़रा इमेजिन कीजिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के उस दौर को। ब्रिटेन के शहरों का आसमान फैक्ट्रियों के धुएं से भरा है। ये फैक्ट्रियां दिन रात अंधाधुंध सामान बना रही हैं। हालत यह है कि उनके गोदाम सामान से ओवरफ्लो हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा और मुनाफे वाला मार्केट यानी भारत पूरी तरह से सिर्फ एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लालच और मोनोपोली के पीछे बंद पड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक अकेली प्राइवेट कंपनी दुनिया के इतने बड़े मार्केट को हमेशा के लिए बंद रख सकती थी? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश व्यापारी, फैक्ट्री के मालिक और मिशनरीज लगातार संसद पर भारी प्रेशर बना रहे थे कि भाई हमें भी इस मार्केट में एंट्री चाहिए। सेक्शन 2 ब्रेकिंग द ट्रेड मोनोपोली। और यहीं से प्रेशर बिल्डअप होता है और एंट्री होती है चार्टर एक्ट 1813 की, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की उस लोहे जैसी मजबूत पकड़ को आखिरकार तोड़ ही दिया। एग्जाम के लिए इसके मेन प्रोविजंस याद रखने हैं। बस ये MORE यानी मोर टेक्निक याद रखिए। M से मोनोपोली खत्म। हालांकि चाय और चीन के व्यापार पर यह लागू नहीं था। O से 1 लाख रुपीस एजुकेशन के लिए अलॉट किए गए। R से रिलीजियस मिशनरीज को ऑफिशियल एंट्री मिल गई और E से इकोनॉमिक कंट्रोल पूरी तरह ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। इसका जो सबसे बड़ा विजुअल इम्पैक्ट था ना, वो एकदम साफ था। एक तरफ वो पुराना दौर जहां भारतीय बंदरगाहों पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के गिने चुने जहाज दिखते थे, और फिर इस एक्ट के बाद अचानक से स्वतंत्र ब्रिटिश व्यापारियों की एक पूरी बाढ़ सी आ गई, जो पैसा कमाने के लिए इस नए खुले ग्लोबल मार्केट में टूट पड़े। सेक्शन 3 एजुकेशन एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक्ट सिर्फ इकोनॉमी और व्यापार के बारे में नहीं था। इसने सामाजिक ताने-बाने को भी हिट किया, खासकर धार्मिक समूहों की डिमांड्स को पूरा करके। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने की लीगल परमिशन दे दी। इसका सीधा असर ये हुआ कि पूरे रीजन में उनके धर्म प्रचार का दायरा बढ़ा और साथ ही वेस्टर्न विचारों और मॉडर्न स्कूली शिक्षा की भी शुरुआत हुई। और ये नंबर देखिए, 1 लाख रुपए। आज शायद आपको कम लगे, लेकिन उस टाइम पर यह एक बहुत बड़ा और अभूतपूर्व एनुअल फंड था। इस एक्ट के तहत पहली बार लिटरेचर और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये फंड फिक्स किया गया था। सेक्शन 4 इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। चलिए अब जरा इस एक्ट की लेगेसी पर बात करते हैं। जब भारत को अचानक से एक ओपन ग्लोबल मार्केट में धकेल दिया गया तो इसके बहुत गहरे और दो तरफा नतीजे सामने आए। हमें इस कड़वी ऐतिहासिक सच्चाई को नोट करना ही होगा। एक तरफ तो हमारे लोकल कारीगरों और हस्तशिल्प का बुरी तरह विनाश हो गया, क्योंकि वो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से आने वाले सस्ते और मशीनी सामान से मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन इसके एकदम उलट मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन और नए विचारों का एक पॉजिटिव उदय भी भारत में देखने को मिला। ये टाइमलाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1813 से पहले एक क्लोज्ड मोनोपोली थी, फिर 1813 में ओपन मार्केट एक्ट पास हुआ और उसके बाद भारत बहुत ही तेजी से सिर्फ एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बनकर रह गया, जिसका काम बस ब्रिटिश मशीनों का पेट भरना था। सेक्शन 5 कंपेयरिंग एक्ट 1784 वर्सेस 1813। एग्जाम में अच्छे एनालिटिकल मार्क्स चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर इस नए चार्टर एक्ट तक नीतियों में क्या-क्या बड़े बदलाव आए। यहाँ लेजिस्लेटिव फोकस के शिफ्ट को समझना सबसे क्रूशल है। 1784 के एक्ट में सरकार का सारा ध्यान पॉलिटिकल कंट्रोल मजबूत करने पर था, लेकिन 1813 तक आते आते ये फोकस पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन यानी आर्थिक दोहन पर शिफ्ट हो गया, भले ही गवर्नमेंट की अथॉरिटी लगातार बनी रही। सेक्शन 6 एग्जाम प्रेप एंड एसे टॉपिक्स। तो चलिए अपने लास्ट स्टडी मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, जहां हम इन सभी ऐतिहासिक फैक्ट्स को अपने एसे राइटिंग और आंसर्स के लिए यूज करना सीखेंगे।
मोनोपोली भले ही खत्म हो गई, लेकिन इस एक्ट के फेलियर्स बहुत बड़े थे। एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अनक्लियर और ख़राब तरीके से डिफाइंड थी। हमारे लोकल इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, ट्रेड पावर कम होने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी रूल करने की एक बहुत बड़ी ताकत बची हुई थी। रिवीजन के टाइम आप इन 3 मेन टॉपिक्स पे जरूर फोकस करें। पहला, 1813 एक्ट के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे एक कैटलिस्ट बना। दूसरा, कंपनी मोनोपोली से ग्लोबल मार्केट तक का ये इकोनॉमिक ट्रांजिशन। और तीसरा, इंडियन सोसाइटी पर क्रिश्चियन मिशनरियों का डुअल इम्पैक्ट। आज डिस्कस किए गए पॉइंट्स को अपने आंसर्स में यूज करेंगे तो आपके एसेज बहुत स्ट्रांग बनेंगे। तो आखिर में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल, क्या चार्टर एक्ट 1813 ने सच में भारत को मॉडर्नाइज किया, या फिर इसने सिर्फ हमें ब्रिटिश इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर दिया? इस बड़े ऐतिहासिक शिफ्ट की असली लेगेसी क्या थी, इस बारे में सोचिएगा जरूर। और इसी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं।